नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। उत्तराखंड में एक तरफ लोग जल प्रलय से सदमे में हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सीएम के चमोली दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम को रवाना करना चाहिए था। उन्होंने कहा, जहां पर प्रलय आई है वहां पर किसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार को वहां पर जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। लोग जो है वो भाटों की तरह मुख्यमंत्री पहुंच गए। अरे मुख्यमंत्री पहुंच गए तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए। हम कोई इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, ये पहुंचना चाहिए उनको। मौसम बिल्कुल साफ था, मौसम में कोई परेशानी नहीं थी, बारिश का मौसम नहीं है, तो इसलिए मुख्यमंत्री पहुंच गए। सवाल ये है, मुख्यमंत्री पहुंचने से जो वहां पर स्थितियां, जो वहां फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, जो लोगों को वहां इलाज मिलना चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जर्जर है। तो जो इतना इंटीरियर में रेणी गांव में जहां पर ये प्रोजेक्ट है और जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर तो आसपास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर तत्काल बहुत तेजी के साथ स्थितियां सामान्य करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठीक करना चाहिए। वहां पर जो लोग राहत बचाव के लिए जो इंतजामात होने चाहिए वो तत्काल करने चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के इन आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वो लाशों पर राजनीति करती है, जबकि ऐसे वक्त में राजनीतिक दलों को राजनीति करने की बजाय आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। एक और प्रदेश बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी शक्ति से आपदा प्रभावितों को मदद करने में लगे हैं। बचाव कार्य में सारी एजेंसियां जूझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस काम में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की जब राजनीति करती है तो इससे उसकी क्षुद्र मानसिकता सामने आती है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो राजनीति से ऊपर हुआ करती हैं और पहली प्राथमिकता हमेशा बचाव की और जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत देने की होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना पूरी मशीनरी को गति देने वाला होता है, दिशा निर्देश देने वाला होता है और इसका एक बहुत बड़ा लाभ भी होता है। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर चाहिए वे बिल्कुल पूरी तरह से उपलब्ध हैं और किसी प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है, राज्य सरकार ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रीगण सभी इस मामले को लेकर के पूरी तरह संवेदनशील है, लेकिन अगर असंवेदनशील है तो वो केवल कांग्रेस और उसके नेता है। लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में गंगा का जल अभी भी सामान्य है, लेकिन प्रशासन ने गंगा नदी के खादर में खेतीबाड़ी करने वाले यूपी के 150 से अधिक परिवारों को एहतियातन वहां से हटाया है। इन परिवारों से JK 24/7 न्यूज़ के संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर बातचीत की है। आइए देखते हैं। तटबंध टूटने के बाद से अफरा तफरी लगातार जारी है और हम यहाँ गंगा नदी के तटबंध पर मौजूद हैं। इस गंगा नदी के कई हजार एकड़ भूमि पर यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो सब्जियां और फल उगा करके अपनी जीविका चलाते हैं। ये वही परिवार हैं जहाँ मौजूद हैं जो अंदर नदी के क्षेत्र से बाहर निकाले गए हैं। ट्रैक्टर पर इनका सामान है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इधर मैं कहूँगा कैमरे से दिखाएं, इनके बच्चे जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। वजह है गंगा नदी में फ्लड लगातार आ रहा है, यानी जब से बांध टूटा है तब से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। उसे लेकर के प्रशासन ने पहले अलर्ट घोषित किया था। अब जगह जगह जा करके पुलिसकर्मी लोगों को जो अंदर हैं उन्हें बाहर निकाल रहे हैं और जो आसपास हैं उन्हें अलर्ट कर रहे हैं। ऐसे में इन परिवारों का गुजारा कैसे होगा, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रिजवान है। रिजवान, अब क्या करेंगे आप, चूँकि आपकी जो जीविका है वो तो लगभग अब आने वाले टाइम में जो जिस तरह का फ्लड बताया जा रहा है नष्ट हो सकती है।
अब तो क्या करें जी, अब कोई रास्ता नहीं है जी, बस अब तो घर जाने की वो है जी, अपने घर जाएंगे बस। घर जाएंगे। आप कैराना के रहने वाले हैं? किराने के हैं जी, गाँव रामडा। तो यहाँ पे जो आप जमीन में खेती उगाते हैं, ये आपने किराए पे भाड़े पे ले रखी है? हाँ, किराए से ली है, ठेके पे ली है हमने जमीन। ठेके पे ली है। कितने परिवार है टोटल जो जितने भी इस पूरे इलाके में? इसमें लगभग 30-35 परिवार हैं जी। 30-35 अभी हैं और उधर 150 परिवार और आगे नीचे भी है, 150-200 आदमी है। वो सब निकाल लिए हैं? हाँ, सब निकल गए हैं जी। निकल गए हैं। अच्छा, वो लोग, आपका नाम है? इसराइल, आप भी साथ में हैं जी। ये महिला, पूरे बच्चे, अचानक जब आपको जानकारी मिली तो एकदम दहशत हुई होगी? हाँ, एकदम दहशत का माहौल पैदा हो गया। अफरा तफरी में सामान उठाया? हाँ, एकदम जल्दी से सामान बाहर निकाल पाए हैं। आपने देखा किस तरह का यहाँ से हालात बने हुए हैं, और मैं कहूँगा देखो पीछे तक ये पूरा सामान इन्हीं का है। और ये पूरा इलाका है, एक बार कैमरे से इधर भी दिखावें, जो गंगा नदी के आसपास का, जिसमें कुछ गेहूं की फसल खड़ी है, लेकिन बीच में जहाँ ये पुस्ते और ये झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, ये साफ जाहिर है कि यहाँ पर पलेज यानी सब्जियाँ और फल, खास तौर पर वो फल जो खेतों में उगाए जाते हैं, यानी कि तरबूज और खरबूज आने वाले दिनों में, और खीरा, तो ये इनकी खेती है, जीविका है। लेकिन अब इस पर संकट आ गया है। अब आने वाले दिनों में किस तरह प्रशासन व्यवस्था बनाएगा? इन लोगों की जान तो बच गई है, लेकिन फसलें बचाने का अब कोई साधन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो आने वाला वक्त है कि कुदरत कम से कम रहम रखे, ताकि इनकी फसलें थोड़ी बहुत बच जाए और ये इनकी जीविका चल सके। जसप्रीत सिंह, 24 न्यूज़, लक्सर। अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा ने चमोली हादसे पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री से इस आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की राहत राशि देने की मांग की है। अपनी मांग का ज्ञापन अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा के अध्यक्ष उमेश जोशी ने कहा कि सरकार की ओर से जो राहत राशि देने की घोषणा की गई है वह बेहद कम है, लिहाजा आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख तथा घायलों को 2 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाए। लक्सर और खानपुर में कोरोना के दूसरे चरण का टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। एसडीएम शैलेंद्र नेगी और तहसीलदार सुशीला कुठियाल ने वैक्सीन का टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सारे सरकारी विभागों से अपने सभी कर्मचारियों का डाटा तुरंत ऑनलाइन करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 जनवरी से 7 फरवरी तक पहले चरण का टीकाकरण किया गया था। इसके तहत कोरोना नियंत्रण में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया था। कोविड टीकाकरण का द्वितीय चरण शुरू हो गया है और इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। और आज इसकी शुरुआत मैंने अपने स्वयं को टीका करवाया और हमारे तहसील और जो भी प्रशासनिक वो हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो सब टीका लगवा रहे हैं और बहुत अच्छी प्रगति चल रही है। हमें उम्मीद है कि हम लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद शासन द्वारा जैसे भी निर्देश दिए जाएंगे उस तरीके से टीकाकरण अभियान चलेगा। एक्चुअली जो अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो टीकाकरण आज 8 तारीख से शुरू हुआ है, वो हमारी 4 सेशन साइट हैं। अभी बीआरसी में है, हमारी सीएससी में है, 2 बीआरसी 2 सीएससी और एक हमारे सुल्तानपुर में है जो कंटिन्यू है। अभी तक वहाँ पर 21 आदमी अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं और यहाँ भी अभी जारी है। कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में प्रशासनिक पुलिस अधिकारी, मीडिया के लोग कवर किए जाएंगे। आज एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने इसकी शुरुआत की है। पहला टीका होने लगा, दूसरा तहसीलदार सुशीला कोटियाल को और उसके बाद तमाम कर्मचारियों को टीके लग रहे हैं। इसकी शुरुआत कई दिन पहले हो गई थी, लेकिन कल प्रथम चरण का टीकाकरण अभियान समाप्त हुआ था। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ है। अब लगातार ये चरण चलेगा जब तक तमाम प्रशासनिक यानी कि दूसरे चरण में जो शामिल किए गए हैं वो लोग नहीं आते, तब तक ये टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। इसके बाद तीसरे चरण के टीकाकरण में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से प्रशासन ने तैयारियां की हैं, आने वाले वक्त में भी टीकाकरण अभियान उस तरह संपन्न हो पाता है। जसप्रीत सिंह, 24 न्यूज़, लक्सर। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगराज ने उत्तराखंड में चल रही सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने की मांग की है।
देहरादून में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आप नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि इससे पहले भी उत्तराखंड में आपदा आ चुकी हैं, जिसमें उत्तराखंड वासियों का भारी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस आपदा से सबक सीखना चाहिए और उच्च हिमालय में जितने भी प्रोजेक्ट हैं और जो निर्माणाधीन हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। गंगा में जो बता रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने से या वहाँ झील बनने से इतनी तबाही हुई, हमारे 200-250 लोग अभी लापता हैं, दर्जनों हमारे जो डेड बॉडीज़ हैं, हमारे जो शव हैं हमारे उत्तराखंड के लोगों के और जो वहाँ काम कर रहे थे वो बरामद हो रहे हैं। तो यह सही समय है कि हम आपदाओं से सबक लें, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। भविष्य में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती भी है तो न्यूनतम जान माल का नुकसान हो। हम यही चाहते हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि उत्तराखंड के उच्च हिमालय में, जो कि बड़ा संवेदनशील इलाका है, इको सेंसिटिव जोन है, जो बायोस्फीयर के रेंज हैं, जहां रिजर्व बायोस्फीयर हैं, यहां तमाम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होनी चाहिए कि जितने प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं, जो निर्मित हैं, जहां काम चल रहा है, वहां पर हमने जो जरूरी अनापत्ति क्लियरेंसेस लेने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से, वाडिया संस्थान से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, जो सुरक्षा मानक होते हैं या पर्यावरणीय मानक होते हैं, क्या हमने उनकी एनओसीज अनापत्तियां ले रखी हैं? क्या हम सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम अंधाधुन अवैज्ञानिक अप्रोच से दोहन तो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण इफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है और ऐसी घटनाएं हो रही हैं? तो ये रिव्यू करने का समय है, समीक्षा करने का समय है, जिससे हम भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोक सकें और कम से कम नुकसान हो। मेयर जोगेंद्र रुतेला और दर्जा राज्य मंत्री तरुण बंसल सहित बीजेपी के कई नेता और पार्षद कोतवाली में धरने पर बैठे लोगों ने धरना समाप्त किया है। दरअसल बाजार क्षेत्र में पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी से नाराज मेयर सहित भाजपाइयों ने कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर थाने में धरना दिया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मेयर से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया और देर रात पुलिस प्रशासन ने कोतवाल को पुलिस कार्यालय से अटैच करने के साथ ही 5 दिन के भीतर इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, जिसके बाद मेयर सहित पार्षदों ने अपना आंदोलन खत्म किया। विषय की जहां मैं बात करता हूं तो लगभग जितनी भी धाराएं इसमें लगी थी उसमें 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सिद्ध होने के बाद। लेकिन कोतवाल साहब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो रहे थे। ना उन्हें वो थाने से बेल दे रहे थे और जब वो बेल लेना माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाह रहे थे, ना उनको वहां जाने दे रहे थे। बार बार दबाव पुलिस द्वारा बनाया जा रहा था, वो उचित नहीं है। वो भी एक प्रतिनिधि है, हर प्रतिनिधि का सम्मान है। समस्त पार्षद संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। 31 पार्षदों द्वारा अपना इस्तीफा भी मुझे दिया गया। जब मेयर साहब कोतवाली में आए तो मेयर साहब अपने जिन साथियों के साथ आए, संभवतः उनको ये लगा कि उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार नहीं किया गया, इस बात से वो आहत थे। और उसके बाद तमाम पार्षदगण के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी और उनके द्वारा ये कहा गया कि कोतवाल को हटाया जाए। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष हो, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की। भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी से नाराज हल्द्वानी के मेयर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोतवाली में हंगामा करने की समाजवादी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी के मेयर ने 9 घंटे तक कोतवाली का घेराव कर कोतवाली में प्रदर्शन कर कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित करना हो तो वो अदालत का काम है, लेकिन जिस तरह से मेयर ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया है वह निंदनीय है और इस मामले में पुलिस को मेयर सहित कोतवाली में हंगामा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने मांग भी की। पूर्वक जिस तरह की जो घटना हल्द्वानी कोतवाली में हुई है, और मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी अगर इसमें अपराध में लिप्त है या नहीं,
बहुत दुख की बात है जो कल आपदा आई है जोशीमठ के पास में। वहाँ पर सुनने में आया कि 150 के करीब लोग मरे हुए हैं और अभी भी बहुत से लोग दबे हुए हैं और इसमें सरकार पूरी सहयोग कर रही है और पूरी टीम लगी है। लोग जो वहाँ से उसको उठा यहाँ भी ला भी रहे हैं और बहुत लोगों के अस्पताल में भर्ती भी कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि ये प्राकृतिक आपदाएं इस उत्तराखंड में जिस प्रकार से आती हैं और उसमें मानवीय क्षति जो होती है उस ह्रास को हम लोग कभी भुला नहीं सकते। और ये जो आपदा है ये भी दैवीय आपदा है, लेकिन हम ये कह दें कि ये विकास के कारण, विकास के जो कार्य चल रहे हैं, टनल बन रही हैं या अन्य कार्य हो रहे हैं, उनके कारण हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये नेचुरल स्थितियां हैं। कोशिश करेंगे उनकी भगवान आत्मा को शांति दे और ऐसे हादसों से बचा जाए, ऐसा हमारा मानना है। कोई डर का माहौल नहीं है, जैसा कि सुना गया था। हर्ष और उल्लास के साथ सभी डुबकी लगा रहे हैं, मैंने भी लगाया है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। कल जो एवलांच आया था उसमें गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस रहा और ये समय रहते ही इनफैक्ट कंट्रोल हो गया था। और ऋषिकेश हरिद्वार में तो इनफैक्ट किसी भी प्रकार का कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आया। यद्यपि हमने सारी जितनी भी प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ थी वो कर ली थी, चाहे वो हमारी लेबर की शिफ्टिंग हो या फिर जो हमारे लो लाइंग एरियाज वहाँ से लोगों को हटाना हो, लेकिन पूरी तरह से हरिद्वार सुरक्षित है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेले के हमारे काम चल रहे थे उसमें भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। चेन्नई नौसेना में तैनात 26 साल के सूरज कुमार दुबे को फिरौती के लिए अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसे जंगल में जलाकर उसकी हत्या की गई थी। नौसैनिक की हत्या से डोईवाला के दूधली में पूर्व सैनिकों ने घटना पर अपना रोष जताते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सैनिक की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए तमाम पूर्व सैनिकों ने कैंडल मार्च भी निकाला। मेन उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि हमारे एक जवान भारतीय नौसेना का नौसैनिक सूरज दुबे, जिसकी निर्मम हत्या की गई है पालघर दहानू महाराष्ट्र में, उसको चेन्नई से किडनैप किया गया था। किडनैप करने के बाद उसको पालघर में जंगल में जलाया गया। 90% बर्निंग होने के बाद उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उसने अपना दम तोड़ दिया। हम ये चाहेंगे भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से कि इन दोषियों के खिलाफ, जो भी इस केस में आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे आने वाले भविष्य में ऐसी कोई दोबारा घटना न घट सके। उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मसूरी में भी स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसमें मसूरी के सनातन धर्म स्कूल में 140 छात्राओं में पहले दिन 88 छात्र स्कूल पहुंचे। इस मौके पर सनातन स्कूल की प्रधानाचार्य ऋतु रूतली व मनोज रायल ने बताया कि सबसे पहले स्कूल के कमरों को सैनिटाइज किया गया, प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद ही उन्हें स्कूल में दाखिल होने की अनुमति मिली। से कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के लिए विद्यालय चला है। कक्षा 10 और 12 तो पूर्व से ही आ गई थी, नवंबर माह से ही। तो आज हमने सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखा था कि सभी क्लासेस का जो विद्यालय आने का समय है उसमें हमने थोड़ा थोड़ा अंतर रखा था, आधा घंटे का। कक्षा 6, 7, 8 को हमने 10 बजे बुलाया, जबकि कक्षा 9 और 11 को हमने 9:30 बजे बुलाया। उसके बाद क्लासेस असेंबली प्रार्थना सभा नहीं हो पा रही कोविड के कारण से, तो उनको एक सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए उनकी सैनिटाइजेशन किया गया, सभी छात्राओं का, उनकी कक्षाओं का, और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। नवंबर से 10वीं और 12वीं क्लासें शुरू हो चुकी थी, तो एसओपी जो उस समय जारी हुई थी प्रशासन की ओर से, उसके अनुरूप सारा कार्य किया जा रहा था। और वर्तमान में भी एसओपी के अनुरूप वही सब कार्य जो हमें गाइडलाइन विभाग से मिली है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। और जो भी गाइडलाइन है कि मास्क लगाना चाहिए और डिस्टेंस पे बैठना चाहिए, उसके अनुरूप उनके सीटिंग प्लान क्लासेस के अंदर है, उसी के अनुरूप इनको जो है बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है सुबह को आते हुए जाते वक्त, और गार्जियन की सहमति से इनको कॉलेज में बैठने का परमिशन दी जा रही है। सर लग रहा है, फ़िलहाल तो पहले हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी पर वैसा मतलब कुछ था नहीं, तो हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब टीचर हमें पूरी तरह से कोविड के बारे में बता रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। हर हमारा सैनिटाइजर।
राज्य में विधानसभा चुनावों के करीब आते ही कांग्रेस ने भी बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस कड़ी में रुड़की के मोहनपुरा में कांग्रेस नेता मेलाराम प्रजापति के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत सहित स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया गया। कांग्रेस की रणनीति बनाने के लिए ही बैठक की गई थी, जिससे कि जैसे बीजेपी का हर गली में, हर मोहल्ले में उन्होंने कोई ब्लॉक अध्यक्ष बना रखा, कोई कार्यकर्ता बना रखा, इसी प्रकार से कांग्रेस का भी हर गली मोहल्ले में कार्यकर्ता बनाने का प्रयास किया जाएगा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस बैठक का आयोजन। समीपवर्ती पंतनगर स्थित सीमैप अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से तमाम किसान शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों व वैज्ञानिकों के रिश्ते बेहद ज़रूरी हैं। उन्होंने किसानों को मृदा परीक्षण, सही बीजों का चयन तथा फसल की लागत कम करने के उपायों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने किसानों से बीजों की रोपाई के आधुनिक तरीकों पर भी बात की। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।